जय हिंद दोस्तों हमने एक शुरुआत की है जिसमें हम यूपीएससी और पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं। तो मेंस के हमने क्वेश्चंस जान के उठाए ताकि अभी जो पीटी दे रहे हैं बच्चे और जो यूपीएससी आगे देना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी मेंस हमेशा मतलब ये एक ऐसी तैयारी होगी जो पहले दिन से आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर पाएँ। अगर आप हमारे इन लेक्चर्स को देख लेते हैं या सुन लेते हैं और समझ लेते हैं जो हम समझाना चाहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपका मेंस लेवल का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आगे हम ऐसी सीरीज पीटी के लिए भी चालू करेंगे, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है पीटी के ऊपर, मतलब अभी थोड़े दिन के लिए हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस टॉपिक को शुरू करें, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जीएस के लेवल का, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए आपका एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच हमने स्टार्ट किया है। फीस बहुत नॉमिनल है, 500 रुपीज़ पर मंथ है। कोई भी जीएस की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट इस कोर्स को अवेल कर सकता है जल्दी से जल्दी। हमारी स्टडी ऐप पर जाइए और इस कोर्स के बारे में पता कीजिए या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल कीजिए 9911119407 और हमारे बैच का मेंबर बनिए, हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। अगला दोस्तों, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आज के दिन लिस्ट में 44 प्लस यूनिवर्सिटीज़ दे रखी हैं। देखिए, कॉलेज आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छे कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो जीवन में सफल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टेस्ट निकाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, इसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। अगले साल अगर आप 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच के अंदर हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो स्टडी टेबल पर जाकर इसकी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और साथ में इस नंबर पर कॉल कीजिए ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशंस मिल सके। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 2013 के क्वेश्चंस को हम अभी उठाया है ताकि जब से नया सिलेबस आया है उसमें शुरुआत कैसी थी और अब तक उसमें किस तरीके के पैटर्न या सिस्टमैटिक चेंज हो चुके हैं, हमें उन्हें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शंस। देखिए, सीधा सीधा ये जो क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और इस आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए। यानी कुछ नहीं करना, सिंपल। अच्छा, 5 नंबर का क्वेश्चन है और 100 शब्द लिखने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है और 100 शब्द लिखने हैं। अब इतना समझ लीजिए, यहां पर भाई हम पूरा आंसर तो लिखवा नहीं रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें पूछा क्या गया है और आंसर किस तरीके से लिखना है। सीधा सिर्फ एक लाइन, मतलब सिर्फ एक टॉपिक है दिया हुआ है, तांडव नृत्य। और जो तांडव नृत्य की बात की गई है, इस तांडव को सीधे आप एक्सप्लेन कर देंगे। सीधे जो भी आप तांडव के बारे में जानते हैं वो लिख देंगे। और उस नृत्य के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है ओरिजिन, यानी इसका उदय कहाँ से हुआ। इसका ओरिजिन यानी इसका उदय कहाँ से हुआ, सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा कि इसके अंदर जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस होती है वो कैसे दी जाती है और इसके स्टेप्स या इससे ज़्यादा जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लिखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आज के दिन इसके कोई, हालांकि अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दिन इस डांस को करने वाले कोई भी परफॉर्मर्स हैं वो लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ तांडव डांस के लिए नहीं है।
इंडिया के अंदर आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर लिखने होंगे, समझे? तो मतलब लर्न करने होंगे। इस क्वेश्चन से आपको एक हिंट ये भी मिलता है कि आज तांडव पूछ लिया गया है तो कल पॉसिबली कुछ और पूछेंगे, परसों कुछ और, उससे अगले दिन कुछ और उससे अगले दिन कुछ और, यानी लगातार कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। मतलब हर साल कोई इस तरीके का क्वेश्चन कोई बन सकता है, हर साल ना बने तो देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन का मौत का और भूत का कोई भरोसा नहीं, कब तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाए और कहे अब मुझे सॉल्व करो, या मौत तो कहेगी मैं लेके जाऊंगी, और भूत जो है वो कहेगा बेटा अब तू बच के दिखा, और क्वेश्चन भी आपको यही कहेगा कि बच के दिखा। तो यहां क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की डेप्थ को समझिए, या क्वेश्चन ने जो हिंट दिया उसे समझिए। हिंट यहां पर ये है कि ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी, कि तांडव पूछ लिया तो जितने भी बाकी डांसेस हैं वो कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। बहुत से बच्चे बहुत ही बचकाना सवाल पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें क्या फायदा होगा, वो तो क्वेश्चन जो आना था सो आ गया। असलियत में देखिए जो बेवकूफ है वो तो यही कहेगा कि जो आना था सो आ गया, उसे पढ़ के अब फायदा क्या। लेकिन जो समझदार है, जो वो समझे, वो देखेगा कि पिछली क्वेश्चन के अंदर जो हिंट दिया था, पिछले क्वेश्चन पेपर में या इस एक क्वेश्चन में जो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, पॉसिबिलिटी ये है उसी लेवल का या वैसा या उसी डिजाइन का क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। टॉपिक दूसरा होगा या टर्म दूसरी होगी, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जैसे तांडव डांस है तो 1 या 2 दिन बैठकर जितने भी इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के अंदर डांसेस हैं वो सारे के सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए जाए। हालांकि 2013 का क्वेश्चन पेपर है तो 2013 के अंदर बहुत ही लेमन फॉर्म में बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बहुत ज्यादा डीप लेवल क्वेश्चंस नहीं थे, जिनके वजह से मतलब वो इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे कि दिमाग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बोझ डालना पड़े। रियलिटी है, और इसीलिए यहां पर ये मेहनत की जा रही है कि आप समझिए कि बेसिक लेवल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो इसके बाद सीधा सीधा आंसर लिख देंगे, काम खत्म। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन या बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन के बाद जो डीप लेवल पर आप सोचने की कोशिश करते हैं कि सर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है सेकंड, के क्वेश्चन सेकंड का ही ये बी पार्ट है, चोला आर्किटेक्चर। तो सबसे बड़ी बात यही है, चोल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन के अंदर ये हाई वाटरमार्क को रिप्रेजेंट करता है। कौन? चोला आर्किटेक्चर, यानी चोल मंदिर वास्तुकला के विकास में, ठीक है, चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। विवेचना करनी है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पता है वो बता देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर का क्वेश्चन है। देखो एक तरीका तो ये था कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी आंसर लिखते हुए देखा, मैं कई बार ये क्वेश्चन दे देता हूं, तो बहुत सारे इवन मैंने जो आंसर राइटिंग करवाने वाली जो आंसर की बुकलेट्स होती हैं उनमें भी इस आंसर को देखा। देखिए 5 नंबर और 100 शब्द भले ही आपको कम लग रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। असलियत में देखिए जितना कम शब्दों में लिखना होता है आंसर उतना ही टफ होता है, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा बातों को कम से कम शब्दों के अंदर बांधना होता है, और ये आपकी मजबूरी होती है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कम से कम शब्दों में बांधना है, और ये आपकी मजबूरी है। और यही राइटिंग स्किल्स होती हैं जो क्लास में बैठ के एक स्टूडेंट को समझाई जाती हैं, करवाई जाती हैं। अब यहाँ मामले को समझिए है क्या। मामला इसमें ये है कि सबसे पहले मंदिर वास्तुकला का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ, इवोल्यूशन ऑफ
इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जब आप इवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यही कीवर्ड है कि इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आपको बताना पड़ेगा कि असलियत में इंडिया में जो मंदिर वास्तुकला का विकास था वो किस तरीके से हुआ था। मंदिर वास्तुकला का विकास किस तरीके से हुआ था और कौन कौन से चरणों में ये आगे बढ़ा, कौन कौन से चरणों में आगे बढ़ा। और मेरा मानना ये है कि इस आंसर के अंदर ये जो टर्म दे रखी है मंदिर वास्तुकला का विकास, और इसमें चोल वास्तुकला का उच्चतम स्थान या उच्च स्थान, यानी चोल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क। असलियत में ये एक कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा है कि भाई असलियत में ये जो चोल वास्तुकला है इसका मामला क्या है। कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा है, एक तरीके से कंपैरेटिव आंसर लिखवा रहा है। इसमें ऐसे आंसर में हमेशा ये देखना होता है कि सबसे पहले अगर इवोल्यूशन दे रखा है या विकास दे रखा है तो कोशिश करो इवोल्यूशन यहाँ कहाँ से शुरू हुआ। यानी आप केव आर्किटेक्चर जो पल्लव आर्किटेक्चर में जो केव आर्किटेक्चर था उसको देखेंगे, और केव आर्किटेक्चर से जो रॉक कट टेम्पल आए उनको देखेंगे, और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल उसको देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल उसे देखेंगे, और प्रोविडियन स्टाइल जो है उसके बाद उसे भी देखेंगे, या विजयनगर स्टाइल या प्रोविडियन स्टाइल इसको भी देखेंगे। और मजे की बात यह है, अब सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई ये नहीं दे रखा कि द्रविडियन आर्किटेक्चर, तो आपकी ये मजबूरी बन जाती है कि क्वेश्चन का या आंसर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया इवॉल्व या टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, वो लिखा जाएगा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल। और उसमें ये बताएंगे कि नागर और बेसल स्टाइल के कंपैरिजन में यहाँ द्रविडियन स्टाइल जो है वो ज्यादा डेवलप हुआ, ताकि आप अपने आंसर को द्रविडियन स्टाइल के ऊपर फोकस करवा सके। तो सबसे पहली लाइन, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया mainly divided into 3 phases. One is Nagar style, Besar style, Dravidian style, and among all these 3, Dravidian style emerged. मतलब evolution of Dravidian style takes highest level, या सबसे ज़्यादा इसी का हुआ, इसी का डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि फिर उसके बाद द्रविडियन स्टाइल पे आएंगे कि द्रविडियन स्टाइल स्टार्टेड फ्रॉम इमर्जेंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल स्टार्टेड फ्रॉम केव आर्किटेक्चर, मूव्ड टुवर्ड्स रॉक कट आर्किटेक्चर, देन इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल, देन प्रोविडियन स्टाइल। और फिर जो द्रविडियन स्टाइल है उसमें पल्लव स्टाइल, चोल स्टाइल और नायकर स्टाइल, ये तीनों के तीनों स्टाइल लिखेंगे। और फिर कहेंगे कि इन सब में द्रविडियन जो चोल स्टाइल है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखोगे विमान, गोपुरम, मंडप, द्वारपालक, स्कल्पचर्स और उसके बाद मिथिकल एनिमल, सब अपने आप में एक एलीट लेवल पर बनाए गए, बहुत ज्यादा बड़े और जिसे कहते हैं इवॉल्व फॉर्म में बनाए गए, बहुत ही विकसित अवस्था में बनाए गए। और उससे पहले उतने विकसित थे नहीं और उसके बाद उतने विकसित बन नहीं पाए। ये लास्ट लाइन लिखी जाएगी, इसीलिए ये हाईएस्ट वाटरमार्क, या इस हाई वाटरमार्क की जगह लिख लेंगे एपिटम, एक शब्द, उच्चतम जो बिंदु है वो। तो इस आंसर को लिखने का स्टाइल, अब यहीं आपके शब्दों की कला मायने रखेगी कि आप किसी भी टॉपिक को कितने शब्दों में किस तरीके से बांध सकते हैं, कितने तरीके से शांति से, मतलब किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से आप बांध सकते हैं, ये यहां पर डिपेंड करेगा। अगर यही राइटिंग स्किल्स होती है कि आपने एक आंसर शुरू किया इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर से, क्योंकि यहां पर इंडिया ही मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर नाम दे रखा है, अगर लिखा होता द्रविडियन तो शायद मामला कुछ और होता।
लेकिन मतलब शायद फिर हम द्रविडियन से शुरू कर देते, लेकिन यहाँ तो टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया से शुरू करना पड़ेगा, इंडिया से, यानी तीनों बताने पड़ेंगे और उनके बारे में एक्सप्लेन करने की हमारे पास जगह नहीं है। उन तीनों में द्रविडियन स्टाइल, या ऐसा लिख सकते हैं कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड अमंग, या इवॉल्व, या यूं कहेंगे कम्स फॉरमोस्ट अमंग द 3 टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स इन इंडिया। यानी इंडिया में 3 तरीके के जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं उन सब में जो द्रविडियन स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा आगे निकल जाता है। और इस द्रविडियन स्टाइल में भी ये द्रविडियन स्टाइल जिसका ओरिजिनेशन, जिसका उदय केव आर्किटेक्चर से, पल्लव टाइम में केव आर्किटेक्चर, पल्लव टाइम के केव आर्किटेक्चर से हुआ, महेंद्र वर्मन वगैरह, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, मामल्लपुरम वगैरह जो भी आप वर्ड यूज करते हैं, रथ, केव आर्किटेक्चर से शुरू हुआ पल्लव टाइम के। और ये केव आर्किटेक्चर से शुरू होते होते, यानी गुफा वास्तुकला से शुरू होते होते होने के बाद रॉक कट टेम्पल्स, यानी चट्टानों को काटकर बनाए गए जो मंदिर हैं वो रथ टेम्पल्स वगैरह, और उसके बाद द्रविडियन स्टाइल। तो उसके बाद फिर द्रविडियन स्टाइल में लिखेंगे कि ये फीचर्स द्रविडियन स्टाइल में हैं, लेकिन उसमें चोल इसलिए ज़्यादा मतलब हाईएस्ट पीक है या एपिटम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विमान का स्टाइल और गोपुरम का स्टाइल बड़ा था, मंदिर जो थे वो मंदिर कॉम्प्लेक्स में डेवलप हो गए, ये अपने ग्रैंड्यूलर साइज के लिए, यानी वृहत्ता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो भी अब आप लिखेंगे वो लिख देंगे, और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे कि हाँ, इस तरीके से जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें चोल स्टाइल का हाईएस्ट वाटरमार्क है या हाई वाटरमार्क है। तो ये लाइन ऐसे 5 नंबर का वो है, 10 लाइनों में ये सब चीजें आपको खत्म करनी है। अब इसीलिए आपको यहां बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता, हर पॉइंट का हिंट देते हुए आगे निकल जाना होता है, ताकि सारी डायमेंशंस हिंट की फॉर्म में कवर हो जाए। तो दोस्तों, ये आपके 2nd नंबर क्वेश्चन हो गया। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा डेली एक वीडियो अपलोड हो, तो ये अगले वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर लिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।